आज की इस वीडियो में क्लास 8 की साइंस का 5th चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम के प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में क्या लाभ है। अब देखिए, इसका आंसर है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग के लाभ। पहला, सीएनजी और एलपीजी जलने से बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा, सीएनजी और एलपीजी अन्य जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा सस्ता है। तीसरा है, सीएनजी और एलपीजी को पाइपलाइन के द्वारा घरों तथा फैक्ट्रियों तक सरलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है। जो हम लोग घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, वो कौन सी है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का उपयोग अधिकतर गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। अब दूसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? आंसर है, पेट्रोलियम के उत्पाद कोल तार और बिटुमिन को सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा सड़क बनते समय कोल तार का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कोल तार जो है ये पेट्रोलियम का उत्पाद है। प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? आंसर है, लगभग 300 लाख वर्षों से भी अधिक समय पहले पृथ्वी के निचले जलीय ग्रहण क्षेत्रों के घने जंगल विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों जैसे भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, वर्षा, हवा आदि के कारण पृथ्वी के नीचे दब गए। समय बीतने के साथ साथ अंदर दबे इन जंगलों पर मिट्टी की परतें चढ़ती गई। जैसे जैसे ये जंगल गहराई में समाते गए, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। कोयले का निर्माण मृत वनस्पतियों से हुआ है, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि कोयला मुख्य रूप से कार्बन का एक रूप है। तो इस तरह से हम देखते हैं कोयला जिसका हम प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और ये सीमित मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होता है कोयला। आपको मालूम होगा इसका खनन किया जाता है, तो इसे खनिज भी कहा जाता है। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, सेंटेंस हैं, इनमें खाली जगह है बीच में, इनको भरना है। अब देखिए पहला वाला है, इसमें भरना है हमको जीवाश्म ईंधन है। कौन कौन से जीवाश्म ईंधन? कोयला तथा पेट्रोल। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। फिर है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। अब है अगला, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। अब देखिए सेंटेंस क्या हो गए तीनों। कोयला तथा पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। दूसरा, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। तीसरा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, इनमें कुछ सेंटेंस सही हैं और कुछ गलत है। जो हमें बताना है, सही के आगे सही लिखेंगे, गलत के आगे हम गलत लिखेंगे। पहला है, प्रयोगशाला में जीवाश्म ईंधन बनाया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन बनने में हजारों साल लगते हैं और ये पूरी व्यवस्था प्रयोगशाला में नहीं की जा सकती है। दूसरा,
सीएनजी पेट्रोल की तुलना में अधिक प्रदूषणकारी ईंधन है। ये गलत है, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा हानिकारक गैसें उत्पादित करता है, जबकि सीएनजी एक ऐसा ईंधन है जिससे प्रदूषण कम होता है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सही है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये सही है, क्योंकि कोलतार में बहुत से पदार्थ जो है ये मिश्रित होते हैं, या हम कह सकते हैं कोलतार बहुत से पदार्थ जो है से मिलकर बना है। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है ये जीवाश्म ईंधन इसलिए है क्योंकि ये पेड़ पौधों के अवशोषण से बनता है। अब देखिए सेंटेंस क्या क्या हो गए। प्रयोगशाला में जीवाश्म ईंधन बनाया जा सकता है, ये गलत है। सीएनजी पेट्रोल की तुलना में अधिक प्रदूषणकारी ईंधन है, ये भी गलत है। अच्छा आगे देखिए, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन क्यों हैं। आंसर है इसका, जीवाश्म ईंधनों का निर्माण मृत जीवों तथा वनस्पतियों के जमीन के नीचे दब जाने और उन पर होने वाले प्राकृतिक प्रक्रमों के फलस्वरूप हुआ है। जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता सीमित है, क्योंकि उसके पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपयोग से जीवाश्म ईंधन समाप्त होने के कगार पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। देखिए जीवाश्म ईंधन को बनने में तो लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन अगर हम उसका यूज करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, तो प्रकृति में जितना जीवाश्म ईंधन है वो क्या होगा, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इनके लाभ से वंचित हो जाएंगी। तो जीवाश्म ईंधन जो है ये सीमित मात्रा में है। प्रश्न है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो हम पहले देखेंगे कोक के अभिलक्षण। कोक जो है ये कठोर, सरंध्र और काले रंग का पदार्थ होता है। दूसरा, कोक कार्बन का एक शुद्ध रूप है। ये तो कोक के अभिलक्षण है। अब इसके उपयोग क्या है देखिए। कोक का इस्तेमाल इस्पात के निर्माण में होता है। दूसरा, कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में होता है। धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है धातुएं जो हैं हमें प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलती हैं, ये खनिज के रूप में मिलती हैं। इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, तो इन अशुद्धियों को अलग किया जाता है, उसके लिए कोक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में होता है। फिर है प्रश्न, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से हुआ है। समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के मरने के बाद उनके मृत शरीर समुद्र की तली में बैठ गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों से वो ढकते चले गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीव जंतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम गैस से भारी तथा जल से हल्का होता है। पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक गैस सबसे ऊपर, उसके बाद पेट्रोलियम तथा सबसे नीचे जल की परत होती है, क्योंकि जल प्राकृतिक गैस से और पेट्रोलियम से भारी है और आपको मालूम होगा भारी चीज़ नीचे रहती है। तो इस तरह से हमने देखा पेट्रोलियम को बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनकी मात्रा प्रकृति में सीमित होती है, क्योंकि प्रतिदिन जितना इसका उपयोग होता है उतनी मात्रा में ये प्रतिदिन नहीं बन पाते। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर
तथा वर्ष को एक्स एक्सिस पर आलेखित करिए। देखिए इसमें 3 कॉलम है, पहले में क्रम संख्या, दूसरे में वर्ष दिए हैं 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे कमी दे रखी है प्रतिशत में। अब देखिए जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया हुआ है, जो हमें आंकड़े दिए थे उसी से संबंधित ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, देखिए कमी प्रतिशतता यहाँ पे लिखा हुआ है। वाई एक्सिस में क्या दिखा रखा है, कमी प्रतिशतता, और एक्स एक्सिस में वर्ष दिए हुए हैं। जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ष दिया हुआ है। अब वर्ष कितने से दे रखा हमको, 2004 से शुरू है। अब देखिए 2004 में यहाँ पे जो कमी प्रतिशतता है वो कितनी है, कम है। धीरे धीरे जो कमी प्रतिशतता है वो बढ़ रही है 2005 में। इसी तरह से देखिए 2006 में ये बढ़ गई है कमी प्रतिशतता, 2007 में ये और बढ़ गई है, 2008 में भी देखिए ग्राफ ऊपर को ही जा रहा है, और 2009 में ये तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि ग्राफ तेज़ी से ऊपर की ओर को उठ रहा है। फिर इसके बाद 2009 में कमी प्रतिशतता में कमी आई है क्योंकि ग्राफ यहाँ पर नीचे को गिर रहा है। तो इस तरह से इन आंकड़ों के आधार पर हम ग्राफ को बना सकते हैं और इस ग्राफ के द्वारा हमें आसानी से ये पूरे आंकड़े समझ में आ जाते हैं।